हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर 3 का पार्ट 1। चैप्टर 3 है सरल रेखा में गति, मोशन इन वन डायमेंशंस। मोशन इन वन डायमेंशन ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, एनसीईआरटी फॉलोड नोट्स हैं। और इसमें हम आज केवल बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे, केवल बेसिक नॉलेज। इसमें पहला है गति, मोशन। गति क्या है? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। मतलब समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, वस्तु जितना आगे बढ़ती है उसे ही गति कहते हैं। इसमें पार्ट है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या है? वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है तो उसको सरल रेखीय गति कहेंगे, लीनियर मोशन। अब वस्तु की स्थिति को पता कैसे करेंगे? किसी वस्तु की स्थिति का पता हम निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से लगा सकते हैं। इसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, और तीनों अक्षों एक दूसरे के लिए लंबवत होते हैं। इस निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब किसी बिंदु का पता लगा सकते हैं इसमें वो कहाँ स्थित है। ये 3 अक्ष इस प्रकार से होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष अपनी ओर इस तरफ। तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसमें यहाँ कोई बिंदु है तो इसका पता कैसे हमें लगेगा? ये मूल बिंदु होता है 0 0, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे होगा, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो ये बिंदु जहाँ है, इधर से 2 है, इधर से 3 है, तो 2, 3 इसका निर्देशांक होगा। ये 2, 3 पर बिंदु स्थित है। इस तरह इसकी स्थिति का पता लगता है। यहाँ देखिए, ये एक्स अक्ष लंबवत, वाई अक्ष लंबवत, यहाँ लंबवत होगा जेड अक्ष। मतलब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगला है दूरी। किसी वस्तु द्वारा चली गई उसकी पथ की लंबाई, मतलब को दूरी कहते हैं। मतलब जिस पथ से होते हुए गई है, जहाँ जहाँ वो गई है उस सबका लंबाई वो अगर निकाल देंगे तो उसको दूरी कहेंगे। जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ से शुरू की है, मतलब यक्स आई प्रारंभिक स्थिति से यहाँ खत्म की है, यक्स एफ अंतिम स्थिति, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, यहाँ से वो चलते हुए इस प्रकार गई, इस प्रकार वो चलते हुए गई, और तो ये उसकी दूरी हो गई। जिधर से वो चलती हुई गई, मान लीजिए कि इस प्रकार चलते हुए गई, इस प्रकार चलते हुए गई तो ये उसकी दूरी हो गई। इस सीधे चली गई तो ये उसकी दूरी हो गई। मतलब दूरी बहुत सी होती हैं, जहाँ से वो चल के गई वही उसकी दूरी कहलाएगी। अगला है विस्थापन। विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। ये वस्तु जहाँ से चल के गई उसका कुछ लेना देना यहाँ नहीं है। जहाँ से शुरू की और जहाँ खत्म की उसके बीच की सबसे न्यूनतम सीधी दूरी को विस्थापन कहेंगे। सिंपल है। अगला है इसमें दूरी तथा विस्थापन में संबंध। दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध है? दूरी विस्थापन के बराबर या बड़ा होगा। मतलब दूरी पूरा घूम के भी जा सकती है तो दूरी, और विस्थापन हमेशा न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, उससे छोटा कुछ नहीं होगा। और दूरी बड़ा भी हो सकता है, कितना भी घूम के जा सकती है, और दूरी हो सकता है कि सीधे चली जाए तो विस्थापन के बराबर भी होगा। मतलब दूरी विस्थापन के बराबर या बड़ी होगी से सिद्ध होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। देखिए, दूरी किधर से भी जाए उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं, इधर से जा सकती है, उधर से जा सकती है, तो ये दूरी अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन एकदम सीधी रेखा में, यहाँ से शुरू किया वहाँ खत्म किया, इसके एकदम सीधी रेखा में, तो सदिश राशि हो गई। अगला पॉइंट है विस्थापन तथा दूरी दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। मतलब विस्थापन तथा दूरी, ये सब जानते हैं, विस्थापन तथा दूरी दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां होती हैं परंतु विस्थापन एक ही होता है। मतलब कोई भी दो बिंदु हैं तो उनके बीच बहुत सी दूरियां हो सकती हैं, बहुत से रास्ते हो सकते हैं जाने के, लेकिन विस्थापन एक ही होगा क्योंकि सबसे न्यूनतम दूरी तो एक ही हो सकती है। ये बात है। और अगला है विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है परंतु दूरी सदैव धनात्मक होगी। मतलब ग्राफ पे कहीं भी जाएंगे तो दूरी हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि ग्राफ पे 0 से 5 पे गया, 5,0 पे गया, फिर -5,0 पे चला गया,
तो इसका मतलब ये है कि दूरी तो हमेशा जोड़ेंगे ना, उन सब चीज़ों को जोड़ के या निकालेंगे, लेकिन विस्थापन जो न्यूनतम दूरी होगी तो न्यूनतम दूरी को निकाल देंगे तो वो ऋणात्मक होगी। इसका यही पॉइंट है, विस्थापन ऋणात्मक होता है परंतु दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब अगला पॉइंट है चाल। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में चली गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को चाल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा कहीं यहाँ से वहाँ चली तो इतना जाने में उसको कितना दूरी लगा और कितना समय लगा, इसका अनुपात निकाल देंगे तो चाल हमें ज्ञात हो जाएगा। इसका ये फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगला है वेग। वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लिया हुआ कुल विस्थापन तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को वेग कहते हैं। मतलब किसी, यहाँ दूरी की बात नहीं है, मतलब कोई वस्तु यहाँ शुरू की वहाँ खत्म की तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी और उसको चलने में जितना समय लगा है वो उसके अनुपात निकाल देंगे तो वेग ज्ञात हो जाएगा। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये फार्मूला। अब जैसे दूरी तथा विस्थापन में संबंध था वैसे चाल तथा वेग में संबंध है। ठीक वैसे ही चाल वेग के बराबर या बड़ा होगा, मतलब चाल बड़ा भी हो सकता है। यहाँ विस्थापन वेग का संबंध विस्थापन से है, चाल का संबंध दूरी से है, तो दूरी बराबर, दूरी विस्थापन से बराबर या बड़ा होगा तो उसे चाल वेग से बराबर या बड़ा होगा। तो चाल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेग। अगला पॉइंट है वेग ऋणात्मक हो सकता है, चाल ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक वैसे ही विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा तो वेग ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक ही नहीं होगी तो चाल ऋणात्मक नहीं होगी। अगला पॉइंट, चाल तथा वेग दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब दूरी बटा समय है तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर, समय का सेकंड, तो चाल तथा वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेग सदिश राशि है, वेग में विस्थापन है, विस्थापन सदिश है तो वेग सदिश है, परंतु चाल में दूरी है, दूरी अदिश है, चाल अदिश है। ऐसे ही वेग सदिश राशि है परंतु चाल अदिश राशि है। चाल के प्रकार क्या होते हैं? चाल चार प्रकार की होती है। एक समान चाल पहला है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। मतलब समान से, जैसे यहाँ ये चली गई दूरी है मीटर में, समय है सेकंड में, 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, मतलब प्रत्येक एक सेकेंड में ये 5 मीटर चल रही है, 5 मीटर चल रही है, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो इसे एक समान चाल कहेंगे। अगला है असमान चाल। क्या है? यदि कोई वस्तु असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही है, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर चल रही है, फिर 5 सेकंड में 11 मीटर चल रही है, 8 सेकंड में 2 मीटर चल रही है, मतलब इसमें असमान समय अंतराल है, असमान दूरी तय कर रही है, इसका कोई मतलब मेल नहीं है, तो इसे असमान चाल कहेंगे। तीसरा पॉइंट है औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु की कुल कितनी दूरी, कहीं भी कुल कितनी दूरी चली और उसका कुल कितना समय लगा, इसी का अनुपात निकाल देंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। चौथा है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या है? किसी गतिमान पिंड का किसी क्षण विशेष पर चाल, उस क्षण पर उस वस्तु का तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मतलब कोई भी गतिमान पिंड है, उस पिंड का किसी क्षण पे, मतलब किसी एक क्षण पे जो चाल होगा वही उस क्षण पे उसका तात्क्षणिक चाल कह दिया जाएगा। मतलब कोई गाड़ी चल रही है, इस समय उसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यही उस समय उसका तात्क्षणिक चाल है। अगला है वेग के प्रकार। ठीक वैसे यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान वेग। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तथा उसका परिमाण व दिशा समान रहती है तो वह एक समान वेग कहलाता है। मतलब कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और उसकी दिशा न बदले, क्योंकि दिशा बदलेगी तो विस्थापन बदल जाएगा, विस्थापन बदल जाएगा तो उसका एक समान वेग नहीं रह जाएगा। तो मतलब परिणाम और दिशा समान रहे और समान वेग से चलती रहे तो वह एक समान वेग कहलाएगा, सीधी रेखा में चलती रहे। अब असमान वेग क्या है? यदि किसी कण का परिणाम और दिशा परिवर्तित हो तो असमान वेग कहलाता है। दिशा परिवर्तित होगा चाहे परिमाण परिवर्तित होगा तो विस्थापन बदल जाएगा, और विस्थापन बदलेगा तो वेग नियत नहीं रहेगा तो असमान वेग हो जाएगा। अब औसत वेग क्या है? किसी वस्तु में हुए कुल विस्थापन के लिए किए गए
किसी वस्तु में हुए कुल विस्थापन तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। मतलब कोई वस्तु में जितना विस्थापन हुआ, कुल जितना विस्थापन हुआ और उसमें कितना समय लगा, इसी का अनुपात निकाल देंगे तो औसत वेग निकल जाएगा। औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब अगला है तात्क्षणिक वेग। ठीक वैसे ही किसी गतिमान पिंड का किसी क्षण विशेष पर वेग उस वस्तु का उस क्षण पर तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मतलब किसी क्षण पे जो उसका वेग है वही उसका तात्क्षणिक वेग है। तात्क्षणिक वेग का ये फार्मूला होता है लिमिट डेल आर बटा डेल टी बराबर डी आर बटा डी टी। आगे पढ़ेंगे। अब अगला है त्वरण। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में कितना परिवर्तन हो गया, 1 सेकंड में वेग में इतना परिवर्तन होगा तो वो त्वरण हो गया। यह एक सदिश राशि है। मतलब इसमें दिशा होती है, क्योंकि वेग है, वेग में विस्थापन है तो विस्थापन में दिशा, तो वेग में दिशा, वैसे त्वरण में दिशा। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेग बटा समय होता है। तो वेग बटा त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड, तो सेकेंड गुणा हो जाएगा तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका SI मात्रक। अब त्वरण के प्रकार क्या है? त्वरण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक वैसे ही एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या है? जब किसी वस्तु में एक समान समय अंतराल में वेग में एक समान परिवर्तन हो, उसे एक समान त्वरण कहते हैं। मतलब वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहेंगे। और मतलब एक समान समय अंतर, 1 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण में परिवर्तन हो गया। दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर प्रति सेकंड त्वरण परिवर्तन, तीसरे में भी वही, चौथे में भी वही। तो समान परिवर्तन हो रहा है वेग में। 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ा, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ा। तो समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, इसे एक समान त्वरण कहेंगे। अब क्या है असमान त्वरण? असमान त्वरण क्या है? जब किसी वस्तु में असमान समय अंतराल में वेग में असमान परिवर्तन हो तो असमान त्वरण कहेंगे। इसे 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ा, दूसरे सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, तीसरे सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया, चौथे सेकंड में 13 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया। इसमें कोई मतलब मेल नहीं है, अपने मन से मतलब असमान रूप से बढ़ रहा है, इसे असमान त्वरण कहेंगे। अब अगला है औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या है? किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हुआ वेग परिवर्तन के लिए लिए गए समय का अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई, मतलब इसमें उसमें जितना वेग परिवर्तन हुआ, मतलब यहाँ v1 वेग था, यहाँ v2 है, तो इसमें जितना वेग में उसके परिवर्तन हुआ और जितना उसे समय लगा, यहाँ t1 समय था, यहाँ t2 है, जितना समय लगा उसी को औसत त्वरण कहेंगे। औसत त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा लगा समय। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल t इज इक्वल टू v2 माइनस v1। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ बढ़ के 10 हो गया, तो इसको इसमें से घटा देंगे अपान t2 माइनस t1। यहाँ 8 बजे शुरू किया था, यहाँ 8:30 बजे पहुँचा, मतलब यहाँ आधा घंटा बाद पहुँचा, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो टाइम निकल आएगा लगा हुआ, तो इससे औसत त्वरण निकल आएगा। अब अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या है? यह किसी गतिमान पिंड का किसी क्षण विशेष पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण इज इक्वल टू लिमिट डेल v अपॉन डेल t इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये फार्मूला आगे पढ़ेंगे। तात्क्षणिक त्वरण इसका मतलब ये हुआ किसी क्षण पे उसका कितना त्वरण है, मतलब किसी क्षण, एक विशेष क्षण पे उसका कितना त्वरण है, यही तात्क्षणिक त्वरण हो गया। तो यही था दोस्तों बेसिक पार्ट 1 चैप्टर 3 का बेसिक जो है पार्ट 1 क्लास 11 का केमिस्ट्री का। अगर फिर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे नोट्स, ये देखिए, ये देखिए, चाल वेग त्वरण, ये सब हमने पढ़ा, यहाँ ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आगे भी मैं इसका अगला पार्ट लाता रहूँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।